शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत मोहल्ले में रघुवीर जी का पुश्तैनी मकान था। मकान पुराना था पर उसकी नींव रघुवीर जी के पसीने से सींची गई थी। घर के आंगन में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी मानो वह पूरे परिवार की पीढ़ियों को थामे हुए हो। रघुवीर जी और उनकी पत्नी विमला जी की जिंदगी इस बरगद की छांव में सुकून से गुजर रही थी, या ऐसा उन्हें लगता था। उनके बेटे अनिल और सुमित अपनी पत्नियों नेहा और पायल के साथ घर के ऊपरी और निचले हिस्सों में रहते थे। दोनों ही बेटे अच्छी नौकरी करते थे, पर पिता का नाम और रुतबा ही उनकी तरक्की का पहला पायदान था। एक सुबह रविवार की सुस्ती को तोड़ते हुए विमला जी की रसोई से आती चाय की खुशबू अभी फैली ही थी कि नेहा बड़े बेटे अनिल की पत्नी चिल्लाती हुई आई, मम्मी जी, यह क्या आपने फिर से मेरी नई क्रॉकरी तोड़ ली? कितनी बार कहा है कि हमारे बर्तन अलग हैं और आपके अलग। आपकी आदत है कि चीज़ को तेल चिकना कर देने की। मैं आपसे कितनी साफ सफाई से रखने को कहती हूँ, पर आपके हाथ तो जैसे। नेहा की आवाज़ में जहर घुला था। विमला जी ने धीरे से कहा, बेटी, मैंने तो बस सोचा। नेहा ने बात काट दी, बस मत सोचा कीजिए, और ये जो बाल्टी और मग बाहर बरामदे में रखा है उसे तुरंत अंदर कर लीजिए। हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारा घर इतना अस्त व्यस्त है। उन दोनों की वजह से घर का स्टैंडर्ड गिर रहा है। उसी समय छोटा बेटा सुमित हाथ में एक बड़ा बिल लिए आया। पापा, ये क्या? पिछले महीने का बिजली का बिल 3 गुना कैसे आया? मुझे लगता है आप लोगों ने कमरे की लाइट फालतू में जलती छोड़ दी होगी, या हीटर बहुत देर चलाया होगा। आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम अकेले पूरा खर्च नहीं उठा सकते, और आपकी पेंशन में तो सिर्फ आपकी दवाइयाँ आती हैं। रघुवीर जी ने अपनी चश्मा उतारा और बोले, बेटा, विमला कल रात दवाई खाकर अचानक सो गई थी। शायद लाइट खुली रह गई, और हाँ, अब तुम्हारी माँ को जुकाम रहता है, इसलिए बहाना। सुमित की पत्नी पायल जो पीछे खड़ी थी तुरंत बोली, आप लोगों के पास हर बात का बहाना होता है। हमें तो लगता है आप लोग जानबूझकर हमारा खर्च बढ़ाते हैं ताकि हमें आप लोगों को बोझ ढोना ना पड़े। यह क्या तरीका है कि सारी सुख सुविधाएं आप लोग इस्तेमाल करें और बिल हम भरें? रघुवीर जी को लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उन्होंने बरगद की ओर देखा जिसकी छांव में कभी उनके बेटे दौड़ते थे, जहां वही छांव उनसे छीनी जा रही थी। दिन बीतते गए, रघुवीर जी की दुनिया सिकुड़ती जा रही थी। उन्हें हर बात पर ताने मिलते थे। खाने की मेज पर भी उन्हें अलग जगह दी जाती और अक्सर उन्हें ठंडी रोटियां मिलती। विमला जी अपने पति को चुपचाप सहते देखती पर बोलती नहीं। उन्होंने चुप रहना ही सबसे सुरक्षित समझा था। एक दिन घर में एक वास्तुशास्त्री आया जिसे दोनों बहुओं ने गुप्त रूप से बुलाया था। वास्तुशास्त्री ने घर का दौरा किया और अंत में कहा, यह बरगद का पेड़ घर के लिए नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी जड़ें नींव को कमज़ोर कर रही हैं। इसे तुरंत काटना होगा। इसके बाद ही आपके बेटों की और तरक्की होगी और घर में शांति आएगी। यह बात सुनकर नेहा और पायल खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत रघुवीर जी से कहा कि उन्हें बरगद का पेड़ कटवाना है। रघुवीर जी ने सख्ती से मना कर दिया। यह बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह मेरे बाबा ने लगाया था। यह हमारे परिवार की पहचान है। मैं इसे नहीं काटने दूंगा। अनिल और सुमित जो अभी तक चुप थे अब पिता के सामने खड़े हो गए। अनिल बोला,
पापा, आप क्यों हमेशा पुरानी बातों पर अड़े रहते हैं? हमारी प्रगति के लिए इतना नहीं कर सकते? यह पेड़ अब बोझ बन गया है। सुमित भी समर्थन में बोला, हाँ, और वैसे भी हम सब मिलकर नया घर लेंगे। यह पुराना घर बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम अपना फ्लैट लेंगे। आप लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर देंगे। वहाँ हर सुविधा होगी और आप लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। विमला जी ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, यह हमारा घर है, हमें कहीं नहीं जाना। सुमित ने उपहास में कहा, घर क्या, यह घर आप लोगों को अब यहाँ रहने की इजाज़त सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रघुवीर जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अपमान की पीड़ा थी, लेकिन बरगद की तरह उनकी गरिमा की जड़ें अभी भी मजबूत थी। रघुवीर जी ने शांति से कहा, तुम सबने जो कहा मैंने सुन लिया। तुम सबको लगता है कि मैं और यह बरगद दोनों ही इस घर पर बोझ हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यह घर बेच सकते हो। चारों बेटों और बहुओं ने सोचा कि पिता हार मान गए। वो विजयी मुस्कान के साथ खड़े रहे। रघुवीर जी ने अपनी पत्नी को देखा। विमला जी ने उनके हाथ को सहारा दिया। रघुवीर जी ने कहा, यह घर मैंने अपने पैसों से बनाया था बेटे। यह मेरे नाम पर है और इस बरगद की तरह मैं अपनी जड़ें इतनी आसानी से नहीं उखाड़ने दूंगा। उन्होंने मेज़ पर कुछ कागज़ रखे। यह वसीयत है जो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने वकील से बनवा ली थी। सब चौंक गए। तुम लोगों ने मुझे बताया कि मैं घर पर बोझ हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम यह भूल गए कि तुम्हारी माँ के गहने और मेरी प्रोविडेंट फंड की सारी रकम अभी भी हमारे पास है और इस घर के कानूनी मालिक हम हैं। उन्होंने वसीयत का एक पन्ना पढ़ा। यह घर न बेचा जाएगा और ना ही किसी बेटे के नाम होगा जब तक मैं और तुम्हारी माँ जिंदा हैं। और सुनो, मुझे तुम्हारा वृद्धाश्रम वाला विचार बहुत पसंद आया। बहुओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रघुवीर जी ने आगे कहा, मैंने तय किया है कि इस घर में मैं अपने पैसों से एक दिव्य छाँव नाम का छोटा सा वृद्धाश्रम खोलूँगा। यह बरगद का पेड़ उस आश्रम का प्रतीक होगा। अब चूंकि तुम सबको लगता है कि यह घर तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है और तुम यहाँ बोझ नहीं उठाना चाहते, इसलिए तुम सब कल ही इस घर को खाली कर दो। एक सन्नाटा छा गया। अनिल चिल्लाया, पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? हमारे बच्चों का क्या? रघुवीर जी की आवाज़ में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ कठोर सत्य था। तुमने मेरे बच्चों को सिखाया कि दादा दादी बाहर के लोग हैं, उन्हें बाहर ही रहना चाहिए। तुमने हमें अपने घर में पराया कर दिया। जब तुम अपने पिता को भीख मांगने और वृद्धाश्रम में अकेले मरने के लिए छोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से क्यों नहीं निकाल सकता? तुम सब अपनी अपनी कमाई पर जीते हो। अपने बच्चों को पाल लेना जैसे मैंने तुम्हें पाला था। तुम सब पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। सुमित और उसकी पत्नी रेखा दोनों का मुंह खुला रह गया। नेहा और अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर जी ने विमला जी की ओर देखा, जिनकी आंखें अब आंसू से नहीं बल्कि गर्व और शांति से नम थी। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मैंने वह वादा पूरा किया है रघुवीर जी। अब बूढ़े बरगद के पास गए और उसे छुआ। बरगद की छाँव अब सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उस घर की हर ईंट को सुरक्षा दे रही थी। उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़े थे।
वह समझ गए थे कि पिता केवल रोटी और लाठी के सहारे नहीं चलते, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान के सहारे चलते हैं, जिसकी जड़ें किसी बूढ़े बरगद से कम मजबूत नहीं होती। रघुवीर जी के दृढ़ निश्चय ने पूरे घर को स्तब्ध कर दिया था। अनिल और सुमित, जो कल तक खुद को मालिक समझ रहे थे, आज अपने ही पिता के सामने बेबस खड़े थे। अनिल, जिसने हमेशा अपने पिता की सादगी का मजाक उड़ाया था, अब गिड़गिड़ाया, पापा हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतनी जल्दी अपना फ्लैट लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? आप हमारी जमा पूंजी का हिस्सा भी नहीं देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुमित ने भी अपनी पत्नी पायल के इशारे पर अभिनय करना शुरू कर दिया। हाँ पापा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बातें आपको इतना दुख देंगी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम सुधर जाएंगे, हम फिर से एक साथ रहेंगे। बहुएं नेहा और पायल, जो कल तक स्टैंडर्ड और बोझ की बात कर रही थी, अब डर से सहमी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे निकम्मा और बेसहारा समझ रही थी, उस बूढ़े बरगद की जड़ें कितनी मजबूत थी। रघुवीर जी ने बिना कोई भाव दिखाए एक हाथ से अपनी पत्नी विमला जी को सहारा दिया और दूसरे हाथ से मेज़ पर रखी वसीयत के प्रति को सीधा किया। शंभू पान वाले की बात सही थी। रघुवीर जी ने धीमी पर कठोर आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। तुम्हें लगा कि मेरी लाठी टूट गई है, पर तुम भूल गए कि हर पिता अपनी लाठी को अपने जीवन के अनुभव से और मजबूत करता है। रही बात तुम्हारे सड़क पर आने की, तुम लोग नौकरी करते हो, कमाते हो, मेरे यहाँ किराए पर रहने वाले भी तो अपना किराया देकर रहते थे। तुम यहाँ अब तक मुफ्त में रह रहे थे। अब जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो उस ज़िंदगी की कीमत चुकाओ। विमला जी, जो अब तक अपने पति के पीछे खड़ी थी, आगे आई। उनके चेहरे पर वर्षों का दबा हुआ आक्रोश था। तुम लोगों ने हमें खाने में ठंडी रोटियां दी, हमें बाथरूम साफ करने वाले नौकर से भी बुरा समझा। विमला जी की आवाज़ कांप रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। बच्चों, तुम क्या सोचते हो? हमने तुम्हें इसलिए पाला था कि बुढ़ापे में तुम हमें बोझ समझो। हमारे बच्चों ने हमें ही अपमान की जिंदगी दी। नेहा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, अब ऐसा नहीं होगा, हम कसम खाते हैं। हम आप दोनों को सिर आंखों पर रखेंगे। प्लीज़ हमें इस घर से मत निकालिए। रघुवीर जी ने उनकी बात काट दी। तुम्हारा नाटक अब बंद करो। मेरे वकील द्वारा नोटिस कल सुबह तुम सबको मिल जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मुझे यह घर दिव्य छांव वृद्धाश्रम के लिए खाली चाहिए। उन्होंने अपने बेटे अनिल की ओर देखा। तुमने इस घर के बरगद को काटना चाहा था, क्योंकि तुम्हें लगा था कि यह घर की नींव कमज़ोर कर रहा है। अब तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारे रिश्तों की नींव कब की कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उसमें प्रेम और सम्मान की जगह सिर्फ लालच और स्वार्थ था। अगले दिन सुबह मोहल्ले वालों ने एक अजीब नज़ारा देखा। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां सिर झुकाए अपना सामान गाड़ियों में ला रहे थे। उनकी शक्ल पर न सिर्फ हार का दुख था, बल्कि इस बात की शर्मिंदगी भी थी कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। जब अंतिम गाड़ी घर से निकली तो रघुवीर जी और विमला जी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप सीधी पर उन पर नहीं पड़ रही थी। बरगद की घनी छाँव उन्हें राहत दे रही थी। सुनो जी, विमला जी ने शांति से कहा, आज ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मैंने आज़ादी की सांस ली। अब कोई मुझे मेरे बर्तनों और मेरे नहाने की बाल्टी के लिए ताना नहीं देगा। रघुवीर जी ने मुस्कुराकर विमला जी का हाथ थामा।
अब हमें बूढ़ा बरगद बनना है सुलोचना। हमें अपने जैसे उन सारे बुजुर्गों को सहारा देना है जिन्हें उनकी औलाद ने अकेला छोड़ दिया है। अब हम अपने बचे हुए जीवन को किसी के बोझ के तौर पर नहीं बल्कि किसी के सहारा के तौर पर जिएंगे। उन्होंने बरगद को देखा। उसकी जड़ें जमीन में और गहरी उतर रही थी और उसकी शाखाएं आसमान की ओर ऊंचाई पर फैल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अब रघुवीर जी और विमला जी का आत्मसम्मान फैल रहा था। कुछ हफ्तों बाद उस घर का नाम अब दिव्य छांव था। बरगद के नीचे हंसी और शांति की एक नई लहर दौड़ रही थी। रघुवीर जी और विमला जी अब संस्थापक के तौर पर अपने जैसे कई बुजुर्गों की सेवा कर रहे थे। उन्हें अपने बेटों से दूर होने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक नया और सार्थक उद्देश्य पा लिया था। और इस तरह रघुवीर जी ने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, बल्कि हर उस बूढ़े पिता की गरिमा को भी बचा लिया जिसे उसकी औलाद बोझ समझने की गलती करती है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बूढ़ा बरगद भले ही धीरे धीरे बढ़ता है, पर उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। दिव्य छांव को खुले हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। रघुवीर जी और विमला जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। घर में अब बच्चों की चीखने चिल्लाने या बहुओं के ताने उलाहने की जगह भजन कीर्तन, शाम की चाय पर गपशप और पुराने किस्से कहानियों का मधुर शोर रहता था। रघुवीर जी जो कभी अपमान और जिल्लत के मारे रहते थे, अब आश्रम के सबसे सम्मानित बाबूजी बन गए थे। बाहर की दुनिया में अनिल और सुमित की जिंदगी ने तेजी से करवट ली। अपने अपने अहंकार में उन्होंने घर खाली करने के बाद किराए के छोटे छोटे मकान लिए। घर के बंटवारे के पैसों की उम्मीद खत्म होने से उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ा। बिना किसी सहारे के दोनों परिवारों को पहली बार पता चला कि शहर में बिना माता पिता के सहारे जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। जहां पहले रघुवीर जी बिजली पानी के बिल और राशन की छोटी मोटी ज़रूरतें चुपचाप पूरी कर देते थे, अब हर छोटा खर्च उनके माथे पर भारी पड़ने लगा। अनिल की पत्नी नेहा, जो बड़े कॉलेज की पढ़ी लिखी थी, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए देखती थी कि किस तरह रघुवीर जी के पुराने दोस्त और मोहल्ले के लोग उन्हें अब भी सम्मान देते हैं। उसे याद आया कि कैसे उसने पिताजी को अपने दोस्तों के सामने बाहर वाला नौकर कहकर अपमानित किया था। एक दिन सुमित की पत्नी पायल के बच्चे बीमार पड़ गए। पायल को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और उसकी अनुपस्थिति में उसके छोटे से फ्लैट में कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। उसे याद आया कि जब भी उसके बच्चे बीमार होते थे, विमला जी दिन रात जागकर उनकी सेवा करती थी। अब उसकी मदद के लिए सिर्फ किराए की महंगी आया थी। बेटों और बहुओं को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिसे वे बोझ समझते थे, वह वास्तव में उनके घर की नींव और सुरक्षा कवच था। एक शाम जब रघुवीर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आश्रम के बुजुर्गों के साथ शतरंज खेल रहे थे, तभी गेट पर दस्तक हुई। अनिल और सुमित दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले वाला अहंकार और लालच नहीं था, बल्कि थकान, पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। उनके कपड़े अब उतने चमकते हुए नहीं थे, उनकी आंखें झुकी हुई थी। दोनों ने अंदर आने की अनुमति मांगी। रघुवीर जी ने अनुमति दी। जब वे बरगद की छांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता कितने शांत और खुश दिख रहे थे। विमला जी आश्रम की महिलाओं के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी और उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी जो उन्होंने वर्षों से नहीं देखी थी। सुमित ने हिम्मत करके कहा, पापा, मम्मी, हम माफ़ी मांगने
आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती की। हमें अब एहसास हो रहा है कि आप लोग बोझ नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन के सबसे बड़े वरदान थे। अनिल, जो हमेशा कठोर रहता था, फूट फूट कर रोने लगा। हम बेवकूफ़ थे। हमें लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पर अब पता चला कि परिवार का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ही असली दौलत है। हम जानते हैं कि हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, पर हम आपको फिर से अपने साथ वापस चाहते हैं। रघुवीर जी ने धीरे से अपनी चाल चली और सामने बैठे आश्रम के एक सदस्य को चेक दी। फिर उन्होंने बेटों की ओर देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए इस शानदार आश्रम को छोड़ देंगे? रघुवीर जी ने पूछा। अनिल ने कहा, नहीं पापा, आप वापस मत आइए। हम यहीं आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। हमें आश्रम में ही कोई काम दे दीजिए। हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे, बाथरूम साफ करेंगे। हम बस आपके पास रहना चाहते हैं। रघुवीर जी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस शांत निराशा थी। आज तुम उस काम को करने को तैयार हो जिसके लिए तुमने अपने पिता को अपमानित किया था? रघुवीर जी ने धीरे से कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बेटा, संबंधों की डोर एक बार टूटने के बाद पूरी तरह से पहले जैसी नहीं जुड़ती। विमला जी पास आई और अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ में ममता थी, पर साफ साफ सीमाएं थी। तुम दोनों हमारे बच्चे हो और हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब हमारी अपनी ज़िंदगी है। हम वापस वहाँ नहीं जा सकते जहाँ हमारा आत्मसम्मान मरता हो। रघुवीर जी ने कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ और अपने बच्चों को सम्मान देना सिखाओ। अब तुम लोग यहीं रहोगे, और हाँ, अगर तुम वास्तव में सेवा करना चाहते हो तो आश्रम में हर महीने राशन भेज दिया करना। यह हमारे लिए नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए तुम्हारी सेवा होगी जिन्हें तुम्हारी जैसी औलाद ने त्याग दिया है। याद रखना। रघुवीर जी ने बरगद की ओर इशारा किया। यह बूढ़ा बरगद अब सिर्फ मेरा नहीं, यह दिव्य छाँव में रहने वाले हर सदस्य का सहारा है। इसकी छाँव में अब सिर्फ प्यार, सम्मान और शांति रहेगी। बेटे समझ गए कि उन्हें माफ़ी मिल गई है, पर पुरानी जगह नहीं। वे सिर झुकाकर वहाँ से वापस चले गए। रघुवीर जी ने विमला जी की ओर देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बरगद की छाँव में आश्रम के अगले दिन की योजना बनाने लगे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि माता पिता बोझ नहीं होते, वे बरगद होते हैं, और जब उनकी गरिमा पर वार होता है तो उनकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। अनिल और सुमित के चले जाने के बाद दिव्य छाँव आश्रम की शांति और भी गहरी हो गई। उनके जाने से यह स्पष्ट हो गया कि रघुवीर जी और विमला जी का निर्णय क्षणिक आवेश का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय पर आधारित था। अगले कुछ महीनों में आश्रम ने तेजी से प्रसिद्धि हासिल की। रघुवीर जी अपनी प्रशासनिक क्षमता और विमला जी अपने ममता भरे हाथों से हर आने वाले बुजुर्ग के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय प्रदान कर रहे थे। दिव्य छाँव सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि दूसरा घर बन गया था। शाम को बरगद की छाँव में अक्सर छोटी मोटी सभाएं होती, जहां बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव साझा करते। रघुवीर जी वहाँ सबके बाबूजी थे, सलाहकार, मित्र और पथ प्रदर्शक। उन्हें अब वह सम्मान और प्रेम मिल रहा था जिसके वे हकदार थे, पर जो उन्हें अपने ही घर में नहीं मिला। अनिल और सुमित ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। हर महीने वे चुपचाप राशन और आश्रम के लिए जरूरी सामान पहुंचा जाते।
वे कभी अंदर नहीं आते थे क्योंकि वे जानते थे कि आश्रम के गेट पर खड़ा होना ही उनका प्रायश्चित था। एक दिन विमला जी ने देखा कि अनिल चुपचाप गेट के पास खड़ा है। वह अंदर आई और रघुवीर जी को बताया। रघुवीर जी ने कहा, उसे वही रहने दो, उसे और उसके बच्चों को यह देखने दो कि बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं है बल्कि अनुभवों का संग्रह है जिसका सम्मान होना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद सुमित अपनी पत्नी पायल और बच्चों को लेकर आया। उसने बाहर खड़े होकर रघुवीर जी को पुकारा, पापा, हम अपने बच्चों को आश्रम दिखाना चाहते थे और उन्हें उन दादा दादी से मिलवाना चाहते थे जो अब यहाँ रहते हैं। सुमित ने कहा। रघुवीर जी ने अनुमति दी। जब बच्चे बरगद के पास आए और दूसरे बुजुर्गों को दादा दादी कहकर पुकारा तो उनके चेहरे पर एक नई मासूमियत थी। वे रघुवीर जी और विमला जी से लिपट गए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके माँ बाप ने कैसा व्यवहार किया, पर उन्हें यह पता था कि दादा दादी का प्यार क्या होता है। रघुवीर जी ने उन्हें प्यार किया। उन्होंने बच्चों को बरगद के पेड़ का महत्व समझाया कि कैसे इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और कैसे परिवार की जड़ें भी सम्मान और प्रेम से मजबूत होनी चाहिए। रघुवीर जी ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बरगद के नीचे बिठाया। देखो, तुम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत खो दी थी और वो थे रिश्ते। तुम आज भी मेरे बच्चे हो और यह घर हमेशा तुम्हारा पुश्तैनी घर रहेगा, पर अब यह उन लोगों का भी है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।